चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? सभी से नोट्स बना रहे हैं। उससे थोड़ी आ रही है आप कैमरे की नजर में ज्यादा मुझे इस पे थोड़ी आ रही है ये मोबाइल पिछले दिनों मैं एक बार ऐसे ही याद आ गया कैमरे में नजर गया था जीजीयू के इंटरव्यू में गया था तो जीजीयू में यह सवाल पूछे कि जब कोरोना काल था तो तुम पढ़ाई कैसे कराते थे कॉलेज में तो मैंने पूछा कि ऑनलाइन होती थी तो उसने पूछा कि जब ऑनलाइन पढ़ाते थे और अभी ऑफलाइन पढ़ाते हो इन दोनों में आप तुम्हें क्या कौन ज़्यादा अच्छा लगता है क्या अंतर है इसमें तो वह बोला कि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों से भौतिक रूप से जुड़ पाते हैं उनके हाव भाव से और मैं अपनी एक्टिविटी से उन तक जो संप्रेषण करना चाहता हूँ वो बड़ी आसानी से उन चीज़ों को उनको डिलीवर्ट कर सकता हूँ लेकिन ऑफलाइन में कोई सोए सोए देख रहा है कोई चालू करके इधर घूम रहा है इसमें सॉरी ऑनलाइन तो हम कुछ नहीं कर सकते सुन रहा है या नहीं इसमें भी कुछ नहीं कर सकते मैं जब तक पढ़ाता था ऑनलाइन तो सब लोग बोलते थे आवाज़ अच्छी आ रही है जैसे ही कोई सवाल किया सर क्या बोले आवाज़ ही नहीं आ रही जैसे ही सवाल किया आवाज़ खराब हो जाता था फिर मैं सवाल करना बंद कर दिया सवाल ही नहीं करता था चलो ऐसे ही पढ़ते हैं ऑफलाइन पढ़ने की एक अलग ही मजा रहता है यार सामने सामने बैठ तो लोग कॉमेडी भी नहीं सुन पाते होंगे तो पिछले क्लास में हम लोग सीखना पढ़ रहे थे अधिगम लर्निंग में हम लोग ये देख रहे थे कि सीखना है क्या सीखने से संबंधित हम लोगों ने बहुत सी परिभाषाएं देखी थी सीखने की विशेषताएं देखे थे क्या सीखने की क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके बाद हमने देखा था थार्नडाइक का सीखने संबंधित सिद्धांत थार्नडाइक ने एक प्रयोग किया था एक बिल्ली के ऊपर और बिल्ली एक खास उद्दीपक के प्रति किस प्रकार से अनुक्रिया करता है तो उन्होंने आर और एस का संबंध बताया था रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का दोनों के बीच की बॉन्डिंग बताई थी तो इसे आर एस उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत सीखने का सिद्धांत भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थार्नडाइक का संबंधवाद इस तरह से कई नामों से जाना जाता है उन्होंने इससे संबंधित 3 मुख्य नियम दिए थे पहला क्या था तत्परता का नियम दूसरा था अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम फिर इनके ही सहायक कुछ गौण नियम दिए थे जिनका नाम था क्या क्या थे बहु अनुक्रिया का नियम मानसिकता का नियम मेंटलिटी का नियम आंशिक क्रिया का नियम सादृश्यता का नियम और सादृश्य हस्तांतरण का नियम ये सब इनके नियम थे ठीक तो ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अब देखते हैं इसके आगे शक्तिमान शुरू होने वाला है मैं बचपन में बहुत देखता था अब देखिए इससे आगे हाँ सीखना लर्निंग चल रहा है अभी और सीखने में हम सीखने के कुछ प्रकार देखेंगे इसमें हम पहले देखते हैं सीखने के कुछ प्रकार गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार लिखेंगे ये अमेरिकी वैज्ञानिक है सीखने के प्रकार कल आप लोग बोल रहे थे कि सीखने के प्रकार दिए बताए मैं कैसे बोल दिया था सीखने का प्रकार तो पढ़ाएंगे मैं जो बोलता हूँ तो करते हैं फर्स्ट क्लास में जो बोला था फर्स्ट क्लास जिस दिन मेरा स्टार्ट हुआ था मैंने लोगों से 2 बातें बोली थी जैसे आप लोगों से 3 बातें बोली थी लोगों से 2 बातें बोली थी लोगों को पहली बात ये बोली थी कि आप लोगों को नोट्स बनाने हैं उन लोगों को दूसरी बात ये बोली थी नोट्स बनाओगे तो मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट है तो कल उन लोगों की क्लास का सेशन लास्ट हुआ मतलब एक बैच खत्म हुआ तो दोनों चीज़ें मैंने पूरी की एक चीज़ उन लोगों ने पूरी की दूसरी चीज़ मैंने पूरी की हम लोग सीखने के प्रकार देखते हैं ये प्रकार है गेने के अनुसार गेने एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे हिंदी में ऐसे गेने लिखते हैं और अंग्रेजी में GAGNE गेने गेने हिंदी में पढ़ते हैं इंग्लिश भाषा ही ऐसे है कुछ खा लो कुछ उगल लो कुछ निगल लो
उनका प्रोनाउंसिएशन अलग ही रहता है। तो कहते हैं ना कि तुम्हारे नुटूरे के चक्कर में मेरा पूरा भुटेरे खराब हो गया है। सुने हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गेने ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, और इसी में उन्होंने सीखने के प्रकार से संबंधित बातें कही थी। द कंडीशन ऑफ लर्निंग यानी कि द कंडीशन सीखने की स्थिति, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इनका एक बुक है, सुन के लिखिए, सुन के। मैं ब्लैक बोर्ड में बहुत गलतियां करता हूँ। हेलो, सुन के लिखेंगे। गेने का बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। डिस्ग्राफिया जैसी समस्या है मुझमें, तो इनका एक बुक था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें उन्होंने सीखने से संबंधित कुछ बातें बताई थी। इसने सीखने से संबंधित जो सिद्धांत दिया था उसमें मुख्य मुख्य नियम पे बातें करेंगे। पहले इन्होंने कहा था कि सीखना जो है क्रमबद्ध होता है। विशेषताएं लिख लेंगे। सीखना जो है क्रमबद्ध होता है, यानी कि श्रृंखलाबद्ध। अचानक से कोई चीजें, कोई भी व्यक्ति कोई चीज नहीं सीख जाता। एक क्रमबद्धता होती है सीखने में, क्रमबद्धता होती है सीखने में। दूसरी विशेषता इन्होंने यह बताई थी कि जो सीखना है, वो सीखना जो है सरल से कठिन की ओर चलता है, सरल से कठिन की ओर। तीसरी विशेषता इन्होंने यह बताई थी सीखने से संबंधित, सीखना जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। पहले छोटी छोटी चीजों को हम जानेंगे और उसी ज्ञान के माध्यम से हम और बड़े ज्ञान को प्राप्त करेंगे, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखना चलता है। इस सीखने से संबंधित सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने सीखना को 8 भागों में बांटा था, यानी कि सीखने के 8 स्टेप बताए थे। इनका एक जो स्टेप है वो क्रमबद्ध चलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इन्होंने जो 8 स्टेप बताए थे, आप इसे पिरामिड के रूप में भी बना सकते हैं। पुस्तकों में पिरामिड के रूप में दिया रहता है कि इस तरह से पिरामिड रहता है, जिसको 8 खंडों में बांटा गया है, और ये सभी खंड नीचे से लेकर ऊपर की यात्रा करते हैं, और ये सरल से कठिन की ओर अग्रसर होते हैं। इस तरह से आप 8 तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अधिगम सरल से लेके कठिन की ओर ऊर्ध्वागमन होता है, ऊपर उठता है। इनके जो सीखने से संबंधित जो इन्होंने 8 स्टेप बताए, उनका नाम पहले लिख लेंगे, और लिखने के बाद एक एक करके सबको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, समझेंगे। ठीक है, पहला लिखेंगे संकेत अधिगम, जो उन्होंने बताई। संकेत अधिगम आप लिखेंगे यहाँ नीचे में, संकेत अधिगम, और फिर ये ऊपर की ओर ऊर्ध्वागमन करेगा, उठेगा ऊपर। पहला है संकेत अधिगम, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिग्नल लर्निंग। संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, यानी कि संकेत अधिगम। दूसरा लिखेंगे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरी उन्होंने बताई थी श्रृंखला अधिगम, यानी कि चैन लर्निंग। श्रृंखला अधिगम यानी कि चैन लर्निंग। 3 हो गया। और है इसके बाद विभेदात्मक, यानी कि सब में अंतर, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदात्मक अधिगम, विभेदात्मक अधिगम। ये 4 उन्होंने बताई थी मुख्य पहले, और ये सभी क्रम से चलता है। पहले संकेत अधिगम, फिर उद्दीपक, फिर श्रृंखला, फिर विभेदात्मक अधिगम। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सब में आप अंतर कर पाए। इसके बाद है संप्रत्यात्मक अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। संप्रत्यात्मक अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट बेस पे जो हम सीखते हैं। इसके बाद उन्हें बताया था सिद्धांत अधिगम, यानी कि प्रिंसिपल लर्निंग। सिद्धांत अधिगम। अच्छा, मैं एक छूट रहा है, कौन सा छूट? 6वां के बाद यहाँ पे उन्होंने बताया था शाब्दिक साहचर्य अधिगम।
इसलिए मैं नोट्स किया शाब्दिक साहचर्य अधिगम, तीसरा क्या है? यानी कि ये बोला कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसके बाद ये चौथा हो जाएगा। बीच में उनको डाल लेंगे शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसको लास्ट में भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसी क्रम में चलता है। इसकी जो क्रम है वो इसी रूप में, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। सिद्धांत अधिगम और लास्ट है समस्या समाधान अधिगम। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट वाला, समस्या समाधान अधिगम, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। इसे आप एक पिरामिड में भी बना लेंगे छोटा सा, और इस तरह से लिख देंगे समस्या समाधान अधिगम। ये सबसे लास्ट है, यानी कि गिने के अनुसार बच्चा जब सीखना प्रारंभ करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब सीखना प्रारंभ करता है तो शुरू में वो संकेत के माध्यम से सीखना शुरू करता है, यानी कि संकेत अधिगम जो है सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है। जैसे ये वह अधिगम है, पहले आप लोग लिख लीजिए उसके बाद सुना। पहला है संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उसके बाद शाब्दिक साहचर्य अधिगम, उसके बाद है भेदात्मक अधिगम, संप्रत्यात्मक अधिगम, सिद्धांत अधिगम, लास्ट है समस्या समाधान अधिगम। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, चैन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, और समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। शाब्दिक साहचर्य वर्बल एसोसिएशन। पहले हम लोग देखते हैं कि संकेत अधिगम है क्या, ये किस प्राणी का नाम है। समस्या अधिगम है जब बालक जो है केवल संकेतों के माध्यम से सीखना प्रारंभ करता है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, आप वो लिखते चलेंगे ताकि पता है कि ये संकेत अधिगम होता क्या है। जैसे कि हम रोड के किनारे चलते रहते हैं, अचानक से देखते हैं कि लाल बत्ती जली, हम लोग रुक जाते हैं। कहीं से हमने पढ़ा नहीं, लेकिन जानते हैं कि लाल बत्ती जली मतलब रुकना है। जब पीली बत्ती जलती है तो हम लोग तैयार हो जाते हैं कि अब आगे बढ़ने के लिए हरी बत्ती जलने वाली है, और हरी बत्ती जलती है हम वहाँ से निकल जाते हैं। यानी कि हम कई संकेतों को देखकर जो है अधिगम करते हैं, वो कहलाता है संकेत अधिगम। आप किसी के घर कुछ मांगने के लिए गए हैं, आपने देखा कि वो मियाँ बीवी उनका झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ होगा, मुंह तमतमाया हुआ है, कुछ बोला नहीं किसी ने, लेकिन आपने उनके संकेतों से समझ लिया कि अभी बोलने वाली परिस्थिति है नहीं। अब उन्होंने बोला कि कैसे आए थे, बोले बस आपकी याद आई तो आ गए। तो इस तरह का जो अधिगम है आपने कहाँ से सीखा, कहीं से पढ़ी नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन आप संकेत को देख के ये जान गए। तो इस तरह का जो सीखना है वो संकेत अधिगम कहलाता है। संकेत के माध्यम से आपने किसी चीज़ के बारे में आपको संज्ञान हुआ, उसके बारे में आपको पता चला, तो इस तरह का सीखना कहलाता है संकेत अधिगम। ये सीखने की सबसे पहले छोटी पायदान है, यही से जो है सीखना प्रारंभ होता है गेने के अनुसार। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। वो जो बोले उसी को लिखना है। हाँ, ऐसे लिख ले कि हम बालक जो है संकेत के माध्यम से सीखना प्रारंभ करता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लाल बत्ती की रोकना वगैरह। हाँ क्वेश्चन था सर, जैसे कि बहुत सारे इसमें डाइट है, गेने है, सभी ने अपना अपना सिद्धांत दिया हुआ है, तो उसको सर कैसे याद करेंगे? इसके लिए कैसे याद करने करे, मैं सोच ही रहा था कि इस पर एक अलग से क्लास किया जाए, कैसे याद करें। तो इसके लिए एक बाद में बात करेंगे कैसे याद करें। इसके लिए तो देखो याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं रहता, आपको बार बार अभ्यास करने पड़ेंगे, उस चीज़ को बार बार पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप कोई ट्रिक करके याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन याद करने का कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होता कि कोई दवाई खा लिया और आपको याद हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और कोशिश करेंगे कि ऐसे है ना प्रश्न बीच में नहीं करेंगे, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। जो क्वेश्चन रहते हैं लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में मैं कोशिश करूंगा समस्या का समाधान करने की, बीच में क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम लोग आए थे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में यह होता है कि बालक जो है किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करके सीखता है। जैसे कि छोटी क्लास में बालकों को अगर कुछ सिखाना रहता है ABCD अनार आ आमा, तो उनको सिर्फ अनार आ या ABCD नहीं दिखाया जाता, उनके सामने कुछ चित्र दिखाए जाते हैं
अनार का, यानी कि एप्पल, बॉल से चित्र के साथ वो सीखता है। तो उन उद्दीपकों के प्रति उनकी अनुक्रिया होती है। जैसे कि किसी क्लास में भूगोल के बारे में बताना है, तो भूगोल को की जानकारी के लिए हम उनके सामने ग्लोब लाएंगे, मैप लाएंगे, चित्रों के माध्यम से या विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से उनको सिखाते हैं, यानी कि किसी उद्दीपक के प्रति उनकी अनुक्रिया के माध्यम से। छोटे बच्चों का जैसे अगर पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, अगर एक चिड़िया के बच्चे चार भी उनको पढ़ाना है तो सीधे सीधे उनको वर्बली याद नहीं करवाएंगे, उनको अनुक्रिया करके सिखाते हैं कि एक चिड़िया के बच्चे चार और घर से निकले पंख पसार, यानी कि उन उद्दीपकों से वो सीखता है देख के। ये दूसरा चरण है सीखने का, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। जो श्रृंखला अधिगम है, चैन लर्निंग, ये इसमें यह होता है कि जैसे कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द को हम एकाएक रूप से नहीं सीखते बल्कि स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है चैन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। जैसे कि आपने पढ़ना लिखना सीखा, जिस सर आज मैं 1 बजे जे तक लीजिए सर क्लास, ठीक है? मैं घर से आता हूँ। ठीक है, जितना समय तक बैठ पाए। हाँ ठीक है, तो लंबा खींच दो। हाँ ठीक है। आज ही खत्म कर देते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में क्या होता है, सॉरी हम इसमें आए थे चैन श्रृंखला अधिगम में चैन लर्निंग। चैन लर्निंग में बचपन के दिन याद होंगे कि जब हम पहले पढ़ना सीखे तो कैसे हिज्जा कर करके पढ़ते थे, कमल बाजार बाजार जा, इस तरह से कमल बाजार जा। तो एक एक शब्द से, एक एक वर्ड से कमल एक शब्द बनता है। उस शब्द को हम पहले क को सीखे, यानी कि पहले हमने अनार का आ सीखा, 12 कड़ी सीखी, उसके बाद शब्दों को आपस में जोड़ना सीखा। तो श्रृंखला अधिगम यही कहता है कि बालक जो है एकाएक नहीं सीख जाता, बल्कि शब्दों को आपस में जोड़कर धीरे 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 जो है शब्द से शब्द निर्मित करता है, और उसके बाद बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है और लिखना सीखता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सीखता है। इसलिए इनका नाम है चैन लर्निंग। इनके बाद है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक, अब बच्चे ने क्या क्या संकेत को देख के वो सीख गए, उद्दीपकों के प्रति वो अनुक्रिया करना सीख गया, शब्द को जोड़ना सीख गया। इसके बाद आता है कि शब्द साहचर्य अधिगम, वो शब्द के साथ साथ यानी कि वर्बल एसोसिएशन कर पा रहा है या नहीं। अभी भी हम ऐसे कई शब्द होते हैं जिनके साथ हमारा एसोसिएशन नहीं होता, यानी कि संबंध नहीं होता। जैसे कि कुछ नए शब्द होते हैं तो और वो ऐसे शब्द हमारे संज्ञान में नहीं रहते, तो हम ऐसे शब्दों के साथ एसोसिएट नहीं हो पाते, यानी कि संबंध नहीं बना पाते कि इन शब्द का अर्थ क्या है। जैसे कि पिछले क्लास में मैं पढ़ाते पढ़ाते एक शब्द बोला कि प्रज्ञावान, तो किसी के लिए नया शब्द हो सकता है, तो वो बोले कि प्रज्ञावान क्या होता है। तो बच्चा इस उम्र में या इस प्रकार के सीखने में शब्दों के साथ अपना संबंध बनाना प्रारंभ करता है। उसके बाद वो चीज़ों को यह जान पाता है कि ये चीज़ ऐसे ही करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा था, वो एक किराना दुकान से रोज उधारी लेके कुछ उनको जो भी मन लगता था उधारी लेके खा लेता था, और उसकी उधारी की सीमा ऐसी बढ़ती लगभग 100-150 रुपये की हो गई। तो उस दुकानदार को लगा कि पता नहीं इनके परिवार वालों को, इनके माता पिता को पता है कि नहीं, ये उधारी ले लेके जाता है, अपना घर भी जाता है, घर वालों को बताता है कि नहीं। एक दिन उन्होंने उनके पापा को बताया कि तुम्हारा बेटा तो 100-150 रुपये का उधारी खा चुका है, कभी चॉकलेट लेता है, कभी बिस्किट लेता है। तो अपने बेटे को पूछा, उनको लेके गया सीधा दुकान कि तुमने इनके दुकान से सामान लिया उधारी में, तो तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़ता है पैसे देता हूँ, उधारी क्यों लेते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं उधारी लेता हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं लेता हूँ। उनके पापा ने बोला कि अबे उधारी तो मैं ही चुकाऊंगा ना, कौन चुकाएगा? उनको ये लगता था, वो उस दुकान में देखते थे कि कोई भी व्यक्ति आता था और बोलता था उधारी दे, सामान लेता था और चला जाता था। उनको ये लगता था उधारी मतलब फ्री का, और यानी कि इस शब्द से उनका साहचर्य नहीं हुआ था। उधारी मतलब फ्री का सबको देखता था कि ऐसे ले जाते हैं, वो भी उधारी दे ऐसे करके पूरा खा चुका था। जिस दिन उनको डांट पड़ी तब पता चला कि उधारी मतलब बाद में देना होता है। तो हम अपने जीवन में भी ऐसे कई शब्द होते हैं जिनके साथ हम एसोसिएट नहीं हो पाते। बालक बचपन में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता, बहुत सारे शब्दों के अर्थ नहीं जानता, सिर्फ पहले शब्द सीखता है, शब्द के फिर अर्थ सीखता है, यानी कि उनके साथ साहचर्य स्थापित करता है कि अच्छा कौवा मतलब जो काँव काँव करता है, और कोयल मतलब जिसकी सुरीली आवाज़ है। इस तरह से वो शब्दों के साथ एसोसिएट होता है। तो इस प्रकार का सीखना कहलाता है शाब्दिक साहचर्य। एसोसिएट कह सकते हैं अंग्रेजी में, और संबंध बनाना, उनके साथ हम एक प्रकार से अपने आप को, उसके बारे में जो संज्ञान है वो हमारे समझ में आ जाता है, उसके साथ हम
संबंध जोड़ पाए उस शब्द के साथ, उनके अर्थ को अनुभूत कर पाए, आत्मसात कर पाए। जैसे कि अगर किसी को आप ऐसे लैंग्वेज में गाली दे जिस लैंग्वेज का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ वो साहचर्य स्थापित नहीं कर पाए, संबंध नहीं बना पाए। अब अगर वो छत्तीसगढ़ी या हिंदी समझता है तो हिंदी में गाली दे के देखे, फिर वो कैसे संबंध बनाएगा आपके साथ? तो साहचर्य यह होता है कि किसी के साथ, शब्दों के साथ हम क्या, सब साहचर्य क्या होता है, किसी के साथ आपको अपने आप को जोड़ना, शब्द के साथ जोड़ना, रिश्तों के साथ जोड़ना या किसी व्यक्ति के साथ जोड़ना। हिंदी के शब्द थोड़ा कठिन कठिन रहते हैं, इसमें अंग्रेजी भी सरल नहीं है लेकिन थोड़ा सरल है हिंदी की अपेक्षा, सीडीपी के। आगे देखेंगे विविधात्मक अधिगम। विविधात्मक अधिगम से यह तात्पर्य है कि बालक इस चरण में विभिन्न शब्दों और विभिन्न चीजों के बीच में विभेद कर पाता है। जैसे कि यह भ, म, ब, व, ये अलग अलग शब्द है, एक ही शब्द नहीं है, इसमें विभेद कर पाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे में हमने पढ़ा कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, इसमें हमने विभेद किया। तो जब बालक का इस तरह इतना विकास हो जाएगा, इतने विकास के बाद भी विभिन्न चीजों में अंतर करना समझ जाता है, यानी कि विभेद करना सीख जाता है। इस प्रकार का अधिगम कहलाता है विविधात्मक अधिगम। चीजों में अंतर करना सीख गया, शब्दों में अंतर करना सीख जाता है कि धा अलग है और ये घा अलग है। इस तरह से सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, विभिन्न तरह की चीजों में भी अंतर कर पाता है, विभेद कर पाता है। इसे विविधात्मक अधिगम कहा गया है। इनके बाद देखेंगे क्या है, संप्रत्यात्मक अधिगम। संप्रत्यात्मक अधिगम को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट लर्निंग कहा जाता है, कि यानी कि वह ज्ञान जो हम अपने कॉन्सेप्ट से सीखे। कॉन्सेप्ट से सीखे मतलब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा अब इस चीज में आप लोगों को क्या नजर आ रही है? सब एक एक प्रजाति। ये जो चीता, शेर, भालू, ये क्या है? जंगली जानवर है। मोर, कोयल, तोता, ये क्या है? ये पक्षी है। और ये बकरी, गाय, बैल, ये क्या है? एक पालतू जानवर है। ये क्या है? ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही जब बालक किसी चीज को समझकर उनके कॉन्सेप्ट को समझ पाए और उन्हें सीख पाए, इस सीखना को हम संप्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग। जैसे कि अभी आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको मैं रटा नहीं रहा हूँ, पहले उसके कुछ अर्थ बता रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उसके बाद उस चीज़ों को आप ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार का सीखना कॉन्सेप्ट लर्निंग है कि उन चीज़ों के हम अर्थ समझते हैं, वो ऐसा क्यों है वो समझते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ों को अधिगम करते हैं, सीखते हैं। यानी कि हमारा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, संप्रत्यय, इसे हिंदी में संप्रत्यय कहा जाता है। इनके बाद है सिद्धांत अधिगम, और ये गेने के अनुसार सभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि सीधा आपने संप्रत्यात्मक अधिगम में आप सीधे आ गए, यानी कि बालक का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहेगा। वो पहले चीज़ों को जोड़ना सीखेगा, शब्दों के साथ एसोसिएट होना सीखेगा, संबंध बनाना सीखेगा, उसके बाद वो विभेद कर पाएगा कि अच्छा है जंगली जानवर ये होते हैं और पालतू जानवर ये होते हैं, विभेद कर पाएगा। उसके बाद ही उनका संप्रत्यय कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी कि ये सारी चीजें पूर्व संक्रियात्मक करने लगता है विविध। वैसे हम जो मिडिल एज है, जैसे कि पियाजे ने 4 भागों में बांटा था, तो जो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, तो सेंसरी मोटर स्टेज का जो बालक है वो ऐसे तो अंदर उनका सिर्फ सेंसर से संबंधित कार्य करेगा। उसके बाद जो प्री वो जो सेकंड स्टेज है वो लगभग संप्रत्यात्मक जो है उनका विकास हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था है वो। और जो कॉन्क्रीट स्टेज है उसमें वो उनका जो संप्रत्यात्मक विकास पूर्ण रूप से होगा। और जो लास्ट स्टेज है तो उसमें पूर्ण रूप से वो मौलिक विचार कर पाएगा, उनका जो चिंतनशीलता है उसमें लचीलता आ जाएगी, वो नए नए विचारों को भी अपने अनुसार आत्मसात कर पाएगा। लास्ट है सिद्धांत, सॉरी लास्ट में है सिद्धांत अधिगम। इसके बाद सिद्धांत अधिगम को नियम अधिगम भी कहा जाता है। नियम अधिगम में यह होता है कि पहले हम किसी नियम को सीखते हैं, फिर उस नियम के द्वारा
हम उस नियम को विभिन्न जगह फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। जैसे कि हम अगर किसी से ब्याज लेना है तो हम ब्याज के सूत्र जानते हैं कि मूलधन गुणित दर गुणित समय और इसके नीचे 100 लगा दिया जाए तो जो साधारण ब्याज जो है निकल आता है। इस नियम को हम जानते हैं। अब इस नियम को हम विभिन्न जगह प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम जोड़ना घटाना जानते हैं। अब हम कहीं बाजार में गए तो जानते हैं कि जोड़ने का नियम क्या है, घटाने का नियम क्या है, गुणा करने का नियम क्या है, भाग करने का क्या नियम है। उस नियम को जानने के बाद हम उसे बाजार में या अपने कहीं भी जीवन में उपयोग करते हैं नियम के आधार पर। तो इस प्रकार का जो सीखना है वो है सिद्धांत अधिगम या नियम अधिगम कहलाता है। सबसे लास्ट गेने के अनुसार जो है सीखना वो होता है समस्या समाधान अधिगम। यानी कि किसी भी प्रकार का सीखना हम समस्या का स्वयं समाधान करके सीखते हैं। यानी कि इस तरह का सीखना व्यक्तिगत सीखना होता है। इसलिए इस सीखना को व्यक्तिगत अधिगम भी कहा गया है। हर व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं कर सकता, इसे व्यक्तिगत अधिगम भी कहा गया है। और हर व्यक्ति के लिए समस्या का समाधान करना संभव नहीं है, इसलिए इसे जटिल अधिगम भी कहा जाता है। जटिल अधिगम और व्यक्तिगत अधिगम, व्यक्तिगत अधिगम और जटिल अधिगम। जैसे कि आपके घर अचानक से रात बिजली चली जाए, आपने देखा कि बिजली चली गई यानी कि आपके पास एक समस्या आया। आपने देखा कि सिर्फ आपके घर ही बिजली चली गई है, बगल वाले के घर तो लाइट है। तो यानी कि आप फिर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। पहले समस्या का समाधान करने की कोशिश आपने क्या किया, आपने अगल बगल देखे कि मेरे ही घर में लाइट ऑफ है कि दूसरे के घर में है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कहीं जो आपका एमसीबी है वो नीचे तो नहीं गिरा है। कई बार इसके कारण भी हो सकता है, देखेंगे कि वो गिरा भी नहीं है और कारण की तलाश करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे आप फ्यूज निकाल के, हो सकता है कि फ्यूज कटा हो। फिर आपकी समस्या का समाधान हुआ, फिर आपने जाना कि अच्छा इस फ्यूज को लगा देने से लाइट आ जाती है। आपने एक बार समस्या का समाधान किया, इसके बाद आपने यह सीख लिया कि अक्सर जब फ्यूज कटता है तभी लाइट ऑफ होता है मेरे घर की। तब जब भी आपके पास इस तरह की समस्या आएगा तो सबसे पहले आप इधर उधर नहीं देखेंगे, फ्यूज को चेक करने जाएंगे कि कटा है क्या। तो इस प्रकार का जो सीखना होता है समस्या के समाधान करने के बाद स्वयं से, समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। यानी कि हम स्वयं से सीखते हैं इसे, इसलिए इसे व्यक्तिगत सीखना और जटिल सीखना भी कहते हैं। जो अब आवश्यक नहीं कि हर आदमी समस्या का समाधान कर पाए, इसीलिए जटिल अधिगम है। गेने में जो एक प्रारंभिक अधिगम है, पहला, दूसरा, तीसरा और इधर का चौथा, इसे व्यवहारात्मक अधिगम की श्रेणी में रखा है। व्यवहारात्मक अधिगम यानी कि जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति है वो भी इस तरह के जो है व्यवहारात्मक कार्य कर लेता है। व्यवहारात्मक अधिगम के अंतर्गत हम किसको रखा है, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा को व्यवहारात्मक अधिगम। और जो चौथा से लेकर 8वां तक है उसे वो संज्ञानात्मक व्यवहार के अंतर्गत, संज्ञानात्मक अधिगम या संज्ञानात्मक व्यवहार के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि जिसकी जो है बौद्धिक क्षमता इससे व्यवहारिकता से ऊपर की होगी वो इस प्रकार का अधिगम करेगा। पहला जो 4 है, संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम और श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक साहचर्य अधिगम, ये व्यवहारात्मक अधिगम है या व्यवहारात्मक व्यवहार है सामान्य। और उसके बाद जो ऊपर की स्टेज है 5वां से लेकर 8वां तक, वो संज्ञानात्मक अधिगम या संज्ञानात्मक व्यवहार कहा गया है। समस्या समाधान अधिगम में यह होता है कि व्यक्ति 2 या 2 से पूर्व में सीखे गए नियम या सिद्धांत का अनुसरण करके स्वयं से किसी नए सिद्धांत का निर्माण भी कर सकता है। यानी कि उन्होंने देखा कि हर बार बिजली, सिर्फ एक बार उन्होंने क्या सीखा कि बिजली फ्यूज जाने से ही ऑफ होती है। अब दूसरी बार देखा कि उनके यहाँ फ्यूज भी नहीं कटी है और बिजली भी ऑफ हो गया है। तब और इसमें और किसी नए नियम को वो ऐड करेगा, जोड़ के देखेगा। तो इसमें यह होता है कि 2 या 2 से अधिक नियम, यानी सिद्धांत अधिगम में क्या हो रहा था, इस नियम की वो प्रयोग कर रहा था। और समस्या समाधान अधिगम में क्या होता है कि जो पूर्व में सीखे गए 2 या 2 से नए अधिक सिद्धांतों को वो प्रयोग कर सकता है। ये पॉइंट लिख लेंगे। समस्या समाधान अधिगम में 2 या 2 से अधिक जो है नियमों का अनुपालन या प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि सीखने में अभिप्रेरणा के क्या महत्व होता है। हेडिंग डालेंगे अभिप्रेरणा एवं सीखना।
समस्या समाधान अधिगम में पूर्व में सीखे हुए दो या दो से अधिक नियमों का प्रयोग करके जो हम नए ज्ञान को अर्जन करते हैं उनको समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। अच्छा, वो नुटुरे फुटुरे फिर मेरे दिमाग में आ रहा है, सुना ही देता हूँ। उसमें हुआ यह था कि एक बालक था, लेकिन अपने अंग्रेजी की टीचर से ये पूछा कि नुटेरे का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग कुछ पढ़ान पूछ रहे थे, मैं डर जाऊं, तो वो भी बहुत टीचर थोड़ा सा उनका मोरल डाउन हुआ, ये कौन सा नया शब्द है, मैं तो कभी पढ़ा नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि छोड़ो, कल देखते हैं। दूसरे दिन भी वो अपना वही सवाल ले आया, नुटुरे क्या होता है। फिर भी किसी तरह से वो संकोच करते हुए टीचर्स दिन भी उनका जवाब नहीं दिया। लास्ट तक ये बच्चा वही पूछता रहा कि नुटेरे क्या होता है। तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया टीचर ने, चला उसका तो स्पेलिंग बता, नुटेरे क्या है। तो उन्होंने बताया NUTURE। बहुत गुस्सा आया हमें, उन्होंने बोला नेचर है। तो मैंने कहा तुम्हारे नुटुरे ने मेरा पूरा फुटेरे खराब कर दिया, फ्यूचर NUTURE। वो बता रहा था कि कई बार उटपटांग क्वेश्चन ले आते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है, इसको कैसे समाधान करें। अब सर्वज्ञ तो कोई भी नहीं। सर सीखने का जो सिद्धांत पढ़े हो उसमें सिर्फ हम लोग पढ़े थॉर्नडाइक का, तो स्किनर, अलगाव ये सब नहीं पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में, वर्ग के सिलेबस में इतने सारे सिद्धांत नहीं है। जैसे कि मैं वर्ग सहायक शिक्षक का जो क्लास है उसमें बहुत सारे नियम पढ़े थे, उसमें अलग से डिफाइन करके दे दिया है ये सारे नियम करके। तो इसमें बस थॉर्नडाइक का, इसमें थॉर्नडाइक भी नहीं दिया है, मैं बस सीखने के सिद्धांत में उनको पढ़ा दिया है। वैसे अगर शिक्षा मनोविज्ञान की अगर सिलेबस को देखते हो तो बहुत बृहद है, उसमें सारी चीजें आ जाती है। लेकिन जो वर्ग 1 का जो सिलेबस है उसमें और अन्य चीज़ों को जो है हाईलाइट किया गया है, जो सीखने के सिद्धांत को छोड़कर। अगर हम सीखने के सिद्धांत को ही सीखते रहे तो यही एक आध महीने का क्लास हो जाएगा। उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, स्किनर देखना है, थॉर्नडाइक देखना है, कोहलर देखना है, गुथरी देखना है, और बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारे क्लास की जो वीडियो है वो देख लिया कीजिए आप लोग, उसमें पूरा डला हुआ है। वर्ग 2 में हम लोग पढ़े हैं सब जो सिद्धांत वगैरह। अभी देखते हैं अभिप्रेरणा सीखने और अभिप्रेरणा में सीखना डालेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि अभिप्रेरणा और सीखने में अभिप्रेरणा के क्या महत्व है। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, क्या महत्व है बताइए। सर जब हम लोग प्रेरित रहते हैं तो और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। पहले अभिप्रेरणा शब्द का हम सामान्य अर्थ देखते हैं। अभिप्रेरणा यह होता है कि किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे मन में जो उत्तेजना, स्टिमुलस के प्रति हमारा जो अनुक्रिया करते हैं और उससे उत्साहित होकर जो हम काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं सामान्य अर्थों में। और इसके शाब्दिक अर्थों में देखें तो अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी की मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है, और ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। मोटम का अर्थ होता है मूव मोटर, यानी कि किसी भी चीज को आगे की ओर बढ़ाना, सरकाना। लिख लेंगे, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है मोटिवेशन, MOTUM, मोटम, जिसका तात्पर्य होता है मूव मोटर, यानी कि हमारे संवेग को आगे की ओर बढ़ा देना, मूव मोटर।
शाब्दिक अर्थ में यह है कि जो हमारे उत्तेजना होते हैं वो हमें आगे कार्य करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, और उससे प्रेरित होकर हम किसी कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, तो वो कहलाती है अभिप्रेरणा। जैसे कि आप यहाँ किस से प्रेरित हो क्या है कि हमें एक अच्छा भविष्य चाहिए, हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वो आपका क्या होगा, मोटिव अभिप्रेरणा है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ और जो है सामान्य अर्थ है, लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते ही है। शाब्दिक अर्थ भी वही है कि उत्तेजना जो हमें आगे बढ़ाए, और जिस शब्द से ये बनाए हैं मोटम, उसका अर्थ होता है कि हमारे संवेगों को आगे बढ़ाए, मूव मोटर करें। जैसे कि कहा जाता है ना कि खुद ही को कर बुलंद, कि हर रजा के पहले खुदा तुमसे यह पूछे कि बता तुम्हारी रजा क्या है। यानी कि तुम अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि भगवान भी तुमसे हर निर्णय के पहले ये पूछे कि बता तुम्हें शिक्षाकर्मी वर्ग 1 में जाना है कि 2 में जाना है। तो किसी ने इससे ही बहुत प्रेरणा ली, इस कोटेशन से। इस कोटेशन से प्रेरणा लेकर इतना ज़्यादा मेहनत किया, तो इस पर एक कॉमेडियन कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद, चढ़ा वो जैसे तैसे, अब जितनी ऊंचाई होती है उसमें चढ़ गया। फिर खुदा ने बंदे से पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे? कई बार मोटिवेशन, आदमी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट यानी कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना। एक शब्द में इसके बारे में लिख लेंगे कुछ। प्रेरणा एक ऐसी शक्ति होती है जिसे देखा नहीं जा सकता। प्रेरणा एक ऐसी शक्ति होती है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल उस पर आधारित व्यवहार को देखकर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जिसको देखा नहीं जा सकता, केवल उस पर आधारित व्यवहार को देखकर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी आप कितने प्रेरित पढ़ने के लिए, ये तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन आप कितना पढ़ रहे हो इसको देखकर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने प्रेरित हो। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल इस पर आधारित व्यवहार को देखकर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वही कि जैसे कि आप कितना पढ़े हो तो उससे पता चलेगा ना कि आप कितने प्रेरित हो। जैसे कि कोई भिखारी को हम देखते हैं, भिखारी को देखकर आपके मन में प्रेरणा जगी कि मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूँ। आपके मन में उनके प्रति दया का जो भाव आया, प्रेरणा जगी, उसे तो हम देख नहीं सकते। आप जाकर उसे 100 का नोट दोगे, 50 का नोट दोगे, 1000 का नोट दोगे, इससे हम आपके व्यवहार से अनुमान लगा पाएंगे आप कितने अभिप्रेरित हुए। तो व्यवहार से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ परिभाषा लिख लेंगे। ये परिभाषा है, बहुत अच्छा परिभाषा है, क्रैच एवं क्रचफील्ड। इनके मित्र है क्रैच एवं क्रचफील्ड। क्रैच एवं क्रचफील्ड, इनका बहुत छोटा सा परिभाषा है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, छोटी सी परिभाषा है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न, क्या होगा इसका तात्पर्य। क्रैच एवं क्रचफील्ड का यह कहना है कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, इससे तात्पर्य है कि जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो जवाब क्या मिलेगा, कुछ पाना चाहते हैं। आप खाना क्यों खाते हैं, जरूरी है। आप कुछ काम क्यों करते हैं। यानी कि जितने भी सवाल हो सकते हैं, अगर आंसर को देखें तो एक ही आंसर मिलेगा कि हम प्रेरित हैं कहीं ना कहीं से। हम जिंदा रहने के लिए प्रेरित हैं, नहीं तो खाना क्यों खाते हैं, मरना ही है। तो हम काम क्यों करते हैं, क्योंकि अच्छी जीवन चाहते हैं। अच्छा जीवन क्यों चाहते हैं, कुछ प्रेरणा मिली है हमसे अच्छा जीवन जीने के लिए। तो सारा प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यानी कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। इनका कहना यह था। एक बार की बात है, शिवाजी को यह सूचना मिली कि जो दुश्मन सैनिक है
उनके किला में जो दुश्मनों की जो संख्या बहुत कम है और वे पहुंच गए अपने कुछ योद्धाओं के साथ 100-200 योद्धाओं के साथ उस किले में हमले के लिए। फिर उनकी उस किले की चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करने के बाद उन्होंने देखा कि उनको सूचना गलत मिली थी। सूचना गलत ये मिली थी कि यहाँ दुश्मन सैनिक सीमित मात्रा में है और वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वो लगभग 1,000 लोग उनकी संख्या है। तब इनके एक एक सैनिक एक एक करके उस किले से जिस रस्सी के माध्यम से उसमें वो चढ़े थे उससे नीचे उतरने लगे। शिवाजी ने जब लोगों को अपने सैनिकों को उतरते देखा तो उन्हें तुरंत उस रस्से को काट दिया और बोला कि अब आपके पास एक ही रास्ता है, या तो वीरों की तरह लड़ते हुए मर जाओ या फिर विजय श्री को प्राप्त करो। फिर उनके सारे सैनिक इतने उनसे प्रेरित हुए कि एक ही अब रास्ता है, मरो या मारो। तो इस तरह खतरनाक तरीके से युद्ध किए कि वे 150 लोग पूरे 1,000 लोगों को मारकर उस किले को फतह कर पाए, जीत पाए। तो अभिप्रेरणा ऐसी होती है जो क्यों का प्रश्न होता है, क्यों करना है, यानी कि आपका हर क्यों आपको प्रेरणा को इंगित करता है, बताता है। ये कहना है क्रैच एवं क्रैचफील्ड का। एक और परिभाषा लिखेंगे प्रेरणा, ये परिभाषा है गुड के अनुसार। गुड, बस गुड वर्ड नहीं है, बस गुड है ये। गुड प्रेरणा का कार्य लिखेंगे परिभाषा में, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने। प्रेरणा कार्य को थोड़ा फास्ट लिखा कीजिए। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। अगर आपके अंदर प्रेरणा है तो आप कार्य क्या है प्रारंभ करेंगे। जैसे कि शिक्षक का जवाब आया तो आप प्रेरित हुए। अगर बोल दे कि 1 साल तक ये भर्ती ही नहीं जाएगी तो आपकी प्रेरणा कहाँ जाएगी, यानी कि कम हो गई। तो फिर आप में जारी रखने की क्षमता नहीं बची। सिर्फ जारी रखने के बाद इसको अंत तक निभाने की, यानी कि नियमित करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा है। वुडवर्थ एक बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं, यानी कि सूत्र दिए हैं कि प्रेरणा है क्या। उनका मानना है कि प्रेरणा योग्यता, यानी कि एक सूत्र है योग्यता प्लस, वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ एक सूत्र देते हैं कि प्रेरणा है क्या। योग्यता और व्यक्ति का अभिप्रेरणा, योग्यता यानी कि उसकी एबिलिटी और अभिप्रेरणा यानी कि उनका मोटिवेशन, इन दोनों के सामंजस्य से निष्पत्ति होती है, यानी कि अचीवमेंट की प्राप्ति होती है। योग्यता को लिखेंगे एबिलिटी और अभिप्रेरणा यानी कि वही मोटिवेशन और निष्पत्ति यानी कि अचीवमेंट। एक सूत्र दिए है कि योग्यता प्लस अभिप्रेरणा बराबर निष्पत्ति यानी कि अचीवमेंट। अगर व्यक्ति योग्य है, उसको अभिप्रेरणा मिले तो क्या हो सकती है, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है। ये सूत्र आया हुआ है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ का यह कहना है कि योग्यता अभिप्रेरणा इन दोनों से मिलकर ही किसी कार्य की जो है प्राप्ति होती है, अचीवमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि प्रेरणा किस किस तरह की होती है, कितने प्रकार होते हैं इनके। हेडिंग डालिएगा अभिप्रेरणा के प्रकार। ऐसे लगा कि आप लोग एकदम सोने वाले हैं। हेडिंग डालिएगा अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। दो प्रकार मुख्य रूप से होते हैं प्रेरणा के। एक को कह सकते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा। प्रेरणा और अभिप्रेरणा एक ही है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मनोविज्ञान की भाषा में उसे अभिप्रेरणा कह देते हैं, सामान्य शब्दों में उसे प्रेरणा कहते हैं।
जैसे अभिसंज्ञान या संज्ञान एक ही है या ज्ञान ही वही सब चीजें है। सकारात्मक प्रेरणा लिखेंगे, पहला जो है सकारात्मक प्रेरणा और दूसरा लिखेंगे नकारात्मक प्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन और पॉजिटिव मोटिवेशन। सकारात्मक प्रेरणा और दूसरा है नकारात्मक प्रेरणा। मुख्य रूप से दो ही प्रकार है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। सकारात्मक प्रेरणा वह प्रेरणा होती है जो स्वयं की इच्छा से आती है, हमारे अंदर से। और इस पहली विशेषता यह है कि ये स्वयं की इच्छा से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहा गया है। स्वयं की इच्छा से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको एक और नाम क्या दे दिया, आंतरिक अभिप्रेरणा। आपके अंदर से आई वो, इसने आपको दिया नहीं। जैसे कि आप अगर यहाँ स्वयं से शिक्षक बनने के लिए प्रेरित है, इसने आपको जबरदस्ती यहाँ बैठाया नहीं है, तो आपकी वो क्या है, सकारात्मक प्रेरणा है, स्वयं की इच्छा से आया है। अगर यह प्रेरणा आपकी इस प्रेरणा की अगर आपको पूर्ति होती है तो आपको संतोष एवं सुख की प्राप्ति होगी। संतोष एवं सुख की प्राप्ति होती है सकारात्मक प्रेरणा की पूर्ति होने पर। यह हमारे स्वयं से के अंदर से आती है, इसलिए इसे आंतरिक प्रेरणा कहा गया है। यानी कि व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए जब स्वयं से मोटिवेट हो, उसे सकारात्मक प्रेरणा कहा गया है। इस तरह की प्रेरणा में वैसे यह देख शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि बालक जो है स्वयं से प्रेरित तो होते ही हैं, लेकिन कुछ विभिन्न तरह के परिस्थिति पैदा करके, वातावरण प्रस्तुत करके शिक्षक जो है उनके अभिप्रेरणा के स्तर को और बढ़ाता है। यानी कि स्वयं के लिए सीखने के, अगर कोई बालक विद्यालय आ रहा है तो इसका अर्थ यही माना जाएगा कि विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर है, अभिप्रेरित है। अब शिक्षक का यह कर्तव्य होगा कि उसे और अच्छे से सिखाए, तो एक वातावरण निर्मित करेगा जिससे वो चीजों को और आसानी से सीख सके। दूसरा है नकारात्मक प्रेरणा। नकारात्मक प्रेरणा में यह होता है कि यह बाह्य प्रभाव के कारण आता है। मेरा पड़ोसी शिक्षक की नौकरी करता है या फलाना नौकरी करता है, मुझे भी बनना है। बाह्य वातावरण के कारण आता है या किसी के द्वारा थोपा जाता है। नकारात्मक से आप इसे नेगेटिव रूप में नहीं देखेंगे, ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन इसकी अपेक्षा में कमतर है। बाह्य वातावरण क्या आता है और ये किसी की प्रशंसा, निंदा या भय के कारण हम किसी कार्य को जब करने के लिए प्रेरित होते हैं, उसे नकारात्मक प्रेरणा कहा गया है। इसमें यानी कि स्वयं की इच्छा नहीं रहती, चलो भेज दिया है तो पढ़ना ही है, फीस वो दे रहे हैं मुझे क्या करना है, इस तरह से इच्छा से अगर आए, ये भी अच्छा ही है, उस स्थिति से तो अच्छा ही है कि आप यहाँ नहीं आते, इसलिए इसे प्रेरणा की श्रेणी में ही रखा गया है, लेकिन नकारात्मक प्रेरणा की श्रेणी में रखा गया है। किसी पुरस्कार के कारण, दंड के कारण, इसमें उदाहरण लिख लेंगे, पुरस्कार, दंड या प्रतिद्वंदिता के कारण इस तरह के से प्रभावित होकर आप जो कुछ करते हैं वो नकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। ये हो गए बाह्य वातावरण के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि हमारे अंदर से नहीं आता, बाहर से किसी भी कारण से जो प्रेरित होता है उसे नकारात्मक प्रेरणा कहा गया है। इसी से संबंधित एक कोटेशन लिखेंगे प्रेसी के अनुसार। प्रेसी और इसके साथी है रॉबिन्स, नाम बड़े पुराने हैं इसमें, प्रेसी और रॉबिन्स। प्रेसी और रॉबिन्स अधिगम विधि के रूप में, बाह्य प्रेरणा, अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा, यानी कि आपका नकारात्मक प्रेरणा, अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा से निम्नतर है। यानी कि अच्छा प्रेरणा वह होगा जो आपके अंदर से आए। आंतरिक प्रेरणा से
निम्नतर है, निम्नतर है, निम्न छोटा है। रिपीट कर देंगे सर प्लीज, हम रिपीट कर देंगे। अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा से निम्नतर है। अधिगम विधि के रूप में जो हमारी बाह्य प्रेरणा है वो आंतरिक प्रेरणा से निम्नतर भी है, क्योंकि ये हमारे अंदर से नहीं आ रहा है, हम दूसरों के कहने पे कर रहे हैं, किसी निंदा के भय से, किसी पुरस्कार के कारण, किसी प्रशंसा के कारण, दंड से बचने के लिए, या किसी कंपटीशन के कारण कि अच्छा मेरे दोस्त ये कर ले तो मुझे भी करना है, इस तरह के भाव से अगर कर रहे तो नकारात्मक प्रेरणा है। और स्वयं के अगर अंदर से आए कि नहीं मुझे समाज सेवा के लिए, अपने परिवार की सेवा के लिए, स्वयं के लिए कुछ करना है, तो इस तरह का जो प्रेरणा है आपका सकारात्मक प्रेरणा है। इन प्रेरणाओं को बल देने के लिए दो कारक होते हैं जिसे प्रेरक कहा गया है। इन प्रेरणाओं को बल देने के लिए दो कारक होते हैं जिसे प्रेरक कहा जाता है। प्रेरक जो आपको प्रेरित करते हैं, प्रेरक, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक, के लिए इन प्रेरणाओं को जो पीछे के लिए बल, पीछे से बल देने के लिए जो तत्व होते हैं उसे प्रेरक कहा गया है। प्रेरक जो आप प्रेरित करते हैं। यानी कि अभिप्रेरणा एक शब्द में लिख सकते हैं कि अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को हम प्रेरक कहते हैं। यानी कि जिस भी कारण से आपको प्रेरणा आ रही हो क्या है, प्रेरक। इसको दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक। आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक, इसको भी दो भाग, इनका भी वही नाम है, आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक। आंतरिक प्रेरक वो भी, ये भी ऐसा ही रहेगा, आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक। इसको एक एक करके देखते हैं। आंतरिक प्रेरक में क्या होता है, जो हमारे हमारी जो कह सकते हैं इसको, आंतरिक प्रेरक हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसे कि भूख, प्यास, निद्रा। इसके कारण हम किसी कार्य को करते हैं अपनी आंतरिक या प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जिन कार्यों की करते हैं या जिन कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं उसे आंतरिक प्रेरक कहा गया है। उदाहरण में लिखेंगे नींद, प्यास, भूख। और जो बाह्य प्रेरक होता है वो वातावरण के द्वारा निर्मित होता है। वातावरण के द्वारा जो निर्मित हो उसे बाह्य प्रेरक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आपके बाहर के जो तत्व, जैसे आत्मसम्मान की भावना, या फिर किसी पद की चाहत, ये आपकी आंतरिक प्रेरणा नहीं है, प्रेरक नहीं है, ये आपकी बाह्य प्रेरक है। इसके अंदर को समझेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि आंतरिक प्रेरक कौन से हैं और बाह्य प्रेरक कौन से हैं। आंतरिक प्रेरक वो होते हैं जो हमारे शरीर में ही, हमारे मन में ही मौजूद है, जैसे कि भूख, प्यास, किसी के प्रति प्रेम का भाव। ये किसी चीज के लिए हमें प्रेरित करता है, वो हमारे आंतरिक प्रेरक है। और वह प्रेरक जो बाहरी वातावरण से निर्मित होता है, जैसे आत्मसम्मान की भावना या किसी पद की चाहत, लोगों के, अपने आसपास के लोगों को देख के जो हमारे मन में को प्रेरित करती है, उसे बाह्य प्रेरक के अंतर्गत रखा गया है। एक बार की बात, एक साल पिछले साल मैं बीए फाइनल ईयर में टेस्ट लिया था, मेरा पहला टेस्ट था। उस दिन लोग इतनी गलती किए थे कि हिंदी को भी सही नहीं लिखे थे, हिंदी को ऐसे लिखे थे। तो मैंने उन लोगों को बहुत डांटा और किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा कि तुमने हिंदी को गलत लिखा या तुमने ये संबंधित त्रुटि की, तुमने ये किया। सामूहिक रूप से सबको बताया कि बीए फाइनल में आ गए हो, तुम ही लोग कोरोना के रिजल्ट के परिणाम हो। ऐसी गलतियां तो छोटे बच्चे भी नहीं करते, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब जो ये गलती कर रखे थे उन लोगों को बड़ा चुभ आता है कि सर हम लोगों को ही बोल रहे हैं करके। तो फिर मैंने दूसरी टेस्ट ली कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद। तो लोग पूरा क्या बोल सकते हैं, एकदम से
ओवर स्टैंडिंग वाला काम किए थे, ऐसे लिखे थे कि अगर मैं भी उस एग्जाम में बैठ जाता तो उतना मैं नहीं लिख पाता। चेक करने के बाद मुझे लग रहा था कि ये लोग काफी देख के लिखे होंगे। तो इस प्रकार का प्रेरणा बाह्य प्रेरक है, जिस किसी वातावरण के कारण, आत्मसम्मान की भावना के कारण आप प्रेरित होकर जो कुछ काम कर लेते हैं। बाह्य प्रेरक एक ऐसा प्रयोग किया गया था, एक महिला को एक जंगल में छोड़ दिया गया था, बहुत सजने संवरने की शौकीन थे, हमेशा यानी कि जितने भी प्रसाधन सामग्री हो सकते हैं, पॉन्ड्स की पाउडर या बीबी क्रीम्स या लेक्मी की एयरलाइन, सब उनको दे दिया गया था और छोड़ दिया गया था जंगल में। तो स्वभाव के अनुकूल कुछ दिन वो अपना मेकअप वेकअप करती रही, फिर उन्होंने सब मेकअप वेकअप बंद कर दिया। एक आध हफ्ते के बाद सोचा कि इन बंदर भालुओं के लिए मैं कैसे जीऊं। यानी कि जो ये आपके आंतरिक प्रेरक नहीं है, आपको भूख तो आप छोड़ नहीं सकते कि आज मैं कल भी तो खाया था, क्यों खाऊं आज। प्यास को आप नहीं छोड़ सकते। बाह्य प्रेरक वो होती है जो हमें एक वातावरण के कारण, जैसे कि अगर हमें अगर घर से निकलना ना हो तो हो सकता है कि हम दिन भर अपना सड़िया सा चेहरे के साथ रहे और आईना भी ना देखें। ये आपके बाह्य प्रेरक है। अब जैसे घर से बाहर निकलना है, परफ्यूम डाल के ऊपर में अच्छा क्रीम डाल के बाहर निकलते हैं। वातावरण हमें प्रेरित करता है कि अच्छा उनके सामने जाना, थोड़ा बन ठन के जाना होगा। ये हमारे बाह्य प्रेरक है। इसके संबंध में अच्छी बात यह है कि प्रेरक चाहे आपके आंतरिक हो चाहे बाह्य, हमारे अंदर आत्मशक्ति ही पैदा करती है, चाहे वो आपके अंदर आंतरिक प्रेरक के कारण हो चाहे बाह्य प्रेरक के कारण। लिख लेंगे इस बात को। अभिप्रेरक किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, अभिप्रेरक किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, अभिप्रेरक किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आंतरिक अथवा बाह्य, अभिप्रेरक किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आंतरिक अथवा बाह्य, परंतु उससे उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, परंतु उससे उत्पन्न होने वाली प्रेरणा सदैव, परंतु उससे उत्पन्न होने वाली प्रेरणा सदैव, ऑलवेज, आंतरिक ऊर्जा के रूप में होती है। इनर एनर्जी सदैव आंतरिक ऊर्जा के रूप में होती है, यानी कि हमेशा ये पॉजिटिव ही होता है। आप स्वयं के कारण सजे या दूसरों के कारण सजे, स्वस्थ रहे। अब अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत देख लेते हैं जो मुख्य सिद्धांत है। और ये सिद्धांत ऐसा है कि पिछले क्लास में मैं पढ़ाया था तो ये सबसे विवादित चैप्टर था। कोई कहता नहीं हम इसको नहीं मानते, ऐसा नहीं होता। तो आप माने चाहे मत माने, ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को जिन मनोवैज्ञानिकों ने दिया उसके समकालीन अन्य मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है। मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिद्धांत है, बने थे इस टाइम में और किसी काल में ये प्रयोज्य भी थे, इनका प्रयोग भी था। हेडिंग डालेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में पहले लिखेंगे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। हेडिंग डालेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है वो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति से संबंधित बात करने वाले कौन थे पिछले क्लास में? मैकडूगल। मैकडूगल का यह मानना था कि हमारे 14 मूल प्रवृत्ति हैं और ये 14 मूल प्रवृत्ति के कारण ही हमारे 14 संवेग हैं। ये हमारे संवेग हमें कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इनके समकालीन मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि केवल हमारे मूल प्रवृत्ति या मूल संवेग 14 ही नहीं है, इससे ज्यादा भी है और इससे कम भी है, यानी कि इनके बातों से सहमत नहीं थे। दूसरी बात, अगर हम ये मान भी लें कि सभी व्यक्ति में अगर 14 मूल संवेग है तो सबका व्यवहार तो समान नहीं होता, सबके व्यवहार में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। यानी कि सारे संवेग अगर सबके अंदर है तो उनके व्यवहार में एक समानता होनी चाहिए,
लेकिन हम देखते हैं कि सब व्यक्ति के व्यवहार में बहुत ज़्यादा असमानता है, तो वे इस बात को नकारते हैं कि ये सिद्धांत गलत है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इनको देने वाले कौन थे? मैकडूगल। इसमें प्रश्न ऐसे ही आता है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? आंसर रहेगा मैकडूगल। दूसरा लिखेंगे मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत इनको देने वाले थे, मनोविश्लेषण का सिद्धांत इनको देने वाले थे वियना या वायना के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, इनका मानना था कि जो हमारे मूल प्रवृत्ति है, पहले इतना लिख लेंगे, मनोविश्लेषण विश्लेषण विश्लेषण मनोविश्लेषण का सिद्धांत देने वाले थे सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड का मानना था कि जो हमारे मूल प्रवृत्ति है वो केवल दो ही है, केवल दो ही मूल प्रवृत्ति है। एक प्रवृत्ति का नाम है जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति, जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति, और दूसरी मूल प्रवृत्ति का नाम है मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति, लाइफ और डेड वाला। जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति, पूरा लिखेंगे आप लोग, जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति। इन दोनों से प्रेरित होकर, इन दोनों में से किसी एक से प्रेरित होकर व्यक्ति जो है कार्य करता है, और इसमें इनका योग देता है इनका अचेतन मन। यानी कि व्यक्ति के दो ही मूल प्रकार से मूल प्रवृत्ति है, एक है जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति और दूसरा है मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति। और ये किससे मिलता है? उनके अचेतन मन से। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, दो बोल रहा हूँ ना, तीन नहीं, यानी इनमें से किसी एक का इसके साथ जब संयोग होता है तब वे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। जीवन मूलक अगर मूल प्रवृत्ति से अगर उनके अचेतन मन का सहयोग होगा तो वो सृजनात्मक काम करेगा, सृजनात्मक काम करेगा, लोगों को जोड़ने का काम करेगा, यानी कि सकारात्मक काम करेगा। एक शब्द में कह सकते हैं जितने भी सकारात्मक काम करेंगे तो इसमें उनका कौन सा प्रवृत्ति है? जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति और उनका अचेतन मन। अगर कोई व्यक्ति विध्वंसात्मक काम करता है, नकारात्मक काम करता है, तो वो उनका मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो ऐसा कर रहा है। यानी कि जितने भी विध्वंसात्मक काम है, लड़ाई झगड़े वाला, हमला वाला, मृत्यु मूलक को हम नकारात्मक रूप से समझ सकते हैं। नकारात्मक शक्तियां उनकी या मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। इनके इस सिद्धांत को नकारा गया क्योंकि केवल मूल प्रवृत्ति जीवन मूलक और मृत्यु मूलक ही नहीं है। अगर हम मान भी लें कि व्यक्ति के केवल दो ही मूल प्रवृत्ति है, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक, तो हमारा मन केवल अचेतन नहीं है, अर्धचेतन और चेतन मन भी होता है। इस कारण से कालांतर में इस सिद्धांत को नकार दिया गया था। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का जीवन मूलक और मृत्यु, जैसे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इनकी संख्या बताई थी मूल प्रवृत्ति की। तो सिगमंड फ्रायड का मानना था कि हमारी मूल प्रवृत्ति केवल दो ही है, जैसे कि मैकडूगल ने 14 बताया था, तो इन्होंने कहा था कि केवल दो ही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसको पॉजिटिव को हम जीवन मूलक कहते हैं और नेगेटिव को मृत्यु मूलक कहते हैं। और यही उनके अगर अचेतन मन से मिल जाता है तभी वो कुछ काम करते हैं। अगर कुछ सकारात्मक काम कर रहा है तो ये ऊर्जा काम कर रही है, नकारात्मक काम कर रही है तो मृत्यु मूलक ऊर्जा काम कर रही है। और इसके साथ अचेतन मन काम करेगा, अचेतन मन उनको फोर्स करेगा कि ये करो। आगे लिखेंगे अंतर्नाद का सिद्धांत। हाँ, मैं सिद्धांत बताते जा रहा हूँ। हमने अभी दो सिद्धांत देखे, पहला था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, इसके बाद है अंतर्नाद का सिद्धांत। ड्राइव थ्योरी कहा जाता है इसको। अंतर्नाद का सिद्धांत, ड्राइव थ्योरी, ये देने वाले हैं सीएल हल। अंतर्नाद
ड्राई थ्योरी। सीएल हल इनके प्रतिपादक थे, सीएल हल। इनका यह मानना था कि हमारी कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, अगर उन आवश्यकताओं की पूर्ति न हो, अगर हमारी किसी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तो हमारे मन में तनाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तनाव। और ये जो तनाव का अनुभव है इसे ही वो अंतर्नाद कहते हैं, ड्राइव, यानी कि मन में एक हलचल सी मचती है। जैसे कि आपको भूख लगे तो भूख के कारण मन में जो पेट में जो चूहा कुत्ता है उनका जो अनुभव है उसे ही अंतर्नाद कहा गया है। यानी कि तनाव का अनुभव, किसी भी संवेग के कारण आपके मन में तनाव का अनुभव। शारीरिक आवश्यकता, अब फिर हम उसकी पूर्ति के लिए विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि शारीरिक आवश्यकताओं के साथ व्यक्ति की मानसिक आवश्यकताएं भी होती है। इन दोनों की पूर्ति के लिए मानसिक आवश्यकताएं होती है, इन दोनों की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है विभिन्न तरह के तनाव के मन में तनाव उत्पन्न होता है, फिर इनको करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है। सीएल हल ने केवल शारीरिक आवश्यकता की बात की थी, कालांतर में अन्य मनोवैज्ञानिकों ने उसमें मानसिक आवश्यकता को जोड़ दिया। जो यह थ्योरी है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह बताया गया है कि जो व्यक्ति के केवल शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं ही नहीं होती, जीवन की और कुछ उच्च उपलब्धियां भी होती हैं। इसमें अवहेलना की गई है। जीवन की उच्च उपलब्धियों की इसमें अवहेलना की गई है। इसके बाद देखेंगे प्रोत्साहन का सिद्धांत। क्लास खत्म होने के बाद बताएंगे आप किस तरह के सिद्धांत से प्रेरित हैं, अंतर्नाद के सिद्धांत से या फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत से या फिर मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत से। अभी देख रहे हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत ये देने वाले थे बोल्स एवं काफमैन। ये का है ना, काफमैन, इंग्लिश के बाद में पैराग्राफ लिखते हैं। बोल्स एवं काफमैन। बोल्स एवं काफमैन, इनका मानना था कि प्रोत्साहन दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का जो प्रोत्साहन होता है उसे हम कहते हैं सकारात्मक प्रोत्साहन या धनात्मक प्रोत्साहन, और जो दूसरा प्रोत्साहन होता है उसे कहते हैं हम ऋणात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कई बार, इस चीज को समझेंगे कि धनात्मक प्रोत्साहन क्या है और ऋणात्मक प्रोत्साहन क्या है। धनात्मक प्रोत्साहन वह प्रोत्साहन है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर धकेलता है। धनात्मक प्रोत्साहन वह प्रोत्साहन है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर धकेलता है या फिर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि उस बिल्ली के लिए भोजन का मिलना उनका क्या था? धनात्मक प्रोत्साहन था। बिल्ली के लिए भोजन का मिलना उनका क्या था? धनात्मक प्रोत्साहन था। अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको पुरस्कार देते हैं, तो
पुरस्कार देते हैं तो वो और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तो इस तरह का प्रोत्साहन धनात्मक प्रोत्साहन कहलाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करे, गलत काम करे, तो हम उसे दंड देते हैं। इसमें उदाहरण को लिखेंगे, उदाहरण ही प्रश्न में आया था। दंड, और जैसे कि कबूतर पे जो प्रयोग कर रहे थे स्पिनर, तो उसमें बिजली, जैसे प्रकाश और बिजली का झटका भी दे देते हैं। इस तरह के जो उदाहरण हैं वो ऋणात्मक प्रोत्साहन के उदाहरण हैं। बिजली का झटका या दंड, यानी कि जैसे कि कोई अपराधी है, तो अगर कोई अपराधी अपराध करके जेल जाता है तो उसे ऋणात्मक प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी कि इसमें एक शब्द में लिखेंगे कि किसी कार्य को या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति को रोका जाता है कि यह कार्य तुम्हें नहीं करना है। एक शब्द में लिख लेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रोका जाता है। धनात्मक प्रोत्साहन में लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाता है। ऋणात्मक प्रोत्साहन में उस कार्य को करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदमी को रोका जाता है। ये ऋणात्मक प्रोत्साहन है। दंड की बात क्या थी सर? प्रकाश, क्या होता था, कबूतर पे जब प्रयोग किए थे तो उस पर एकदम तीव्र प्रकाश डाल देते थे, तो फिर उस प्रकाश से वो डर जाता था। बिजली का झटका भी देखे थे। तो इस तरह के मतलब जानवरों पे प्रयोग किए गए थे। यानी इसमें और कुछ नए उदाहरण जोड़ सकते हैं जो नेगेटिव हो, वो ऋणात्मक प्रोत्साहन के अंतर्गत आएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने से रोका जाए तो ऋणात्मक प्रोत्साहन है। अगर किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाए तो धनात्मक प्रोत्साहन। आगे लिखेंगे शरीर क्रिया सिद्धांत। शरीर क्रिया सिद्धांत, ये शरीर क्रिया सिद्धांत देने वाले थे मार्गन। शरीर क्रिया का सिद्धांत देने वाले थे मार्गन। इनका कहना था कि व्यक्ति किसी पर्यावरणीय कारकों से प्रेरित ना होकर बल्कि अपने आंतरिक, व्यक्ति किसी पर्यावरणीय कारकों से प्रेरित ना होकर अपने आंतरिक तंत्रों से प्रेरित होकर किसी कार्य को करता है। यानी कि एक शब्द में ऐसा कह सकते, तंत्रों से प्रेरित होकर किसी कार्य को करता है। इनका कहना है कि शरीर क्रिया सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति किसी भी कार्य को अपने बाह्य वातावरण या बाह्य परिस्थिति के कारण न करके अपने आंतरिक तंत्रों के प्रेरणा के कारण या आंतरिक तंत्रों में परिवर्तन के कारण उस प्रेरणा के फलस्वरूप करता है। जैसे कि जो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स में ही परिवर्तन होते हैं, उस हार्मोन्स में परिवर्तन होने के कारण हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस तरह का प्रेरणा जो है आंतरिक शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। यानी कि हमारे जो क्या कह सकते हैं, अंतरस्रावी ग्रंथ, जो ग्लैंड्स होते हैं, वो किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी जो है दोष यह है, इसमें बाह्य कारकों की अवहेलना की गई है। बाह्य कारकों की अवहेलना की गई है या पर्यावरणीय कारकों की अवहेलना की गई है। एक लास्ट देखेंगे मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत यह कहता है, मांग का सिद्धांत देने वाले थे मैस्लो। मांग का सिद्धांत यह कहता है कि जो हमारी मांग है निम्न से उच्च की ओर चलती है। निम्न से उच्च की ओर चलती है। एक निम्न मांग पूरी होने के बाद हम दूसरी उच्च वस्तु की मांग करते हैं। वस्तु या कोई भी चीज हो सकती है। एक मांग, पहली बात क्या बोलती है कि निम्न से उच्च की ओर चलती है। दूसरी बात यह कहती है कि एक मांग पूरी होने के बाद जैसे ही निम्न मांग पूरी हुई हम उच्च मांग की ओर फिर अग्रसर होते हैं। जैसे कि आप पहले सोचेंगे कि मेरे पास, हाँ बस 2 मिनट,
कि जैसे मेरे पास एक साइकिल हो, जैसे ही साइकिल आया था आपको लगेगा कि बहुत पैर दर्द करता है, एक मोटरसाइकिल होना चाहिए। फिर मोटरसाइकिल आया था आप सोचेंगे अरे इसमें तो बहुत धूप आते हैं, डस्ट आते हैं, बारिश की पानी सीधे पड़ने लगती है, कार होनी चाहिए। कार होने के बाद सोचेंगे कि एक खटारा कार है, कुछ अच्छी मर्सिडीज होनी चाहिए। इस तरह से निम्न से उच्च की ओर चलेगी। लेकिन इसकी जो है दोष यह है कि हमेशा यह नहीं होता कि आदमी की जो है मांग हमेशा निम्न से उच्च की हो जाए। हो सकता है कि कोई सीधा आदमी मर्सिडीज में चलना चाहे, और यह भी हो सकता है कि कोई उच्च मांग के बाद निम्न मांग करे। हमें ये इनकी दोष है। और यह भी आवश्यक नहीं कि एक मांग के पूरी होने के बाद आदमी दूसरी मांग करे। हो ये भी सकता है कि एक मांग पूरी भी ना हो, आदमी दूसरी मांग करना शुरू कर दे। इस तरह से अभिप्रेरणा के सिद्धांत है। एक अधिगम सिद्धांत दिया था, यह सिद्धांत देने वाले थे कर्ट लेविन। कर्ट लेविन का यह कहना था कि हम कुछ सीखने के लिए ही प्रेरित होते हैं। अधिगम सिद्धांत कर्ट लेविन। अधिगम सिद्धांत कर्ट लेविन। कर्ट लेविन का यह मानना है कि किसी चीज को सीखने के लिए हम प्रेरित होते हैं। पहले हमने देखा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, यानी कि मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने दिया। इन्होंने कहा कि 14 मूल प्रवृत्ति होती है, हमारी मूल प्रवृत्ति हमको किसी कार्य को प्रेरित करने के लिए प्रेरित होती है। दूसरा दिया था मनोविश्लेषण सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉयड, 2 मूल प्रवृत्ति और हमारे अचेतन मन। और क्या था अंतर्नाद का सिद्धांत, सीएल हल। सीएल हल अमेरिका के रहने वाले थे, लिख लेंगे आप लोग। अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ये प्रश्न आया हुआ है कहाँ के रहने वाले थे। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? बोल से हम बोल, हाँ। इसके बाद शरीर क्रिया का सिद्धांत मार्गन ने दिया। मार्गन का यह कहना था कि हम केवल अपने शारीरिक जो आंतरिक तंत्रों में परिवर्तन ही हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। मांग का सिद्धांत यह कहता है कि पहले निम्न मांग की पूरी होनी आवश्यक है, उसके बाद हम उच्च मांग की ओर अग्रसर होते हैं। एक मांग पूरी होने पर हम दूसरी की मांग करते हैं। और अधिगम का सिद्धांत दिया था कर्ट लेविन ने। यानी कि इतने सारे सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा से संबंधित है, जो हमें किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। थैंक यू।